नमस्कार, आप देख रहे हो प्राइम टीवी। मैं अमोला शील शुक्ला आपके साथ और आज के इतिहास में आपका स्वागत करते हैं। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इतिहास सिर्फ अपनों में घटनाओं को नहीं समेटते होते हैं, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 12 मार्च को देश दुनिया में क्या हुआ था। आज के इतिहास में कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे यशवंत राव बलवंत राव चौहान की, जो भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यशवंतराव बलवंतराव चावड़ भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एक समय भारत देश के प्रमुख राजनेता और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के सफल मंत्री थे। यशवंत राव एक मजबूत कांग्रेस नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सहकारी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। ये आम आदमी के नेता के रूप में लोकप्रिय थे। यशवंत राव चावड़ अपने भाषणों और लेखों में दृढ़ता से समाजवादी लोकतंत्र की वकालत की और महाराष्ट्र में किसानों की बेहतरी के लिए सहकारी समितियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यशवंत राव बलवंत राव चावड़ का जन्म आज ही के दिन 12 मार्च 1914 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। अपने बचपन से ही भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रभावित थे। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनके चाचा और मां ने किया था। प्रतिकूल पारिवारिक स्थिति के बावजूद यशवंत राव अपनी शिक्षा पूर्ण करने में सफल रहे। पुणे से कानून की डिग्री लेने के बाद वे वकालत करने लगे। 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी के साथ उनका सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ समय भूमिगत रहकर सतारा के आंदोलन में सहायता देते हुए 1943 में वे फिर पकड़ लिए गए। जेल से रिहा होने के बाद यशवंत राव बलवंत राव मुंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1952 के चुनाव में सफल होने पर उन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया। फिर वे मुंबई के मुख्यमंत्री और गुजरात के पृथक राज्य बनने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1962 के चीनी आक्रमण के समय जब कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा तो यशवंत राव को देश के रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। 1966 तक वे इस पद पर रहे। फिर उन्होंने क्रमशः गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के पद संभाले। 1969 के कांग्रेस विभाजन के समय यशवंत राव के व्यवहार की आलोचना हुई थी। पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में मत दिया, लेकिन जब उस पक्ष को सफलता नहीं मिली तो वे फिर इंदिरा कांग्रेस में आ गए। 1977 की कांग्रेस की पराजय के बाद चावड़ प्रतिपक्ष के नेता बने। जनता पार्टी की सरकार के गिरने पर उन्होंने एक बार फिर दल बदला और चरण सिंह के साथ मिल गए। चरण सिंह की सरकार तो नहीं बन पाई। लोगों की दृष्टि में चावड़ की प्रतिष्ठा गिर गई। इतने उच्च पदों पर रहने के बाद जीवन के अंतिम पहर में वे राष्ट्र की राजनीति के पलट से लुप्त प्राय हो गए थे। यशवंत राव चावड़ का 25 नवंबर 1984 को दिल्ली में निधन हो गया। अभी हम लोगों ने यशवंत राव चौहान के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उस पैदल यात्रा की जो महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। दांडी मार्च के बारे में।
दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के दौरान सूरत, डिंडौरी, बांज, धमन के बाद नवसारी को यात्रा के आखिरी दिनों में अपना पड़ाव बनाया था। यहां से कराड़ी और दांडी की यात्रा पूरी की। नवसारी से दांडी का फासला लगभग 13 मील का है। वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि 1930 में वे गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जनता उसका मुंहतोड़ जवाब दे, सत्याग्रहियों से जेल भर जाए। इस संबंध में जब उन्होंने खेड़ा जिले के राजग्राम में लोगों के आग्रह पर भाषण करना शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 मार्च 1930 को रविवार का अवकाश होने के बाद भी मजिस्ट्रेट ने अदालत खुली रखकर सरदार पटेल को 3 माह की सजा सुनाई। साबरमती जेल जाते हुए गांधी जी के दर्शन कर उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। 9 मार्च 1930 को ही गांधी जी ने लिखा, इसीलिए 10 मार्च को अहमदाबाद में 75,000 शहरियों ने मिलकर सरदार पटेल को हुई सजा के विरोध में लड़ने की प्रतिज्ञा की। 11 मार्च को गांधी जी ने अपना वसीयतनामा कर अपनी इच्छा जताई कि आंदोलन लगातार चलता रहे। इसके लिए सत्याग्रह की अखंड धारा बहती रहनी चाहिए। कानून भले ही भंग हो पर शांति रहे। लोग स्वयं ही नेता की जवाबदारी निभाएं। 11 मार्च की शाम को प्रार्थना नदी किनारे रेत पर हुई। उस समय गांधी जी के मुख से कुछ उद्गार भी निकले। दांडी यात्रा की तैयारी देखने के लिए देश विदेश से पत्रकार, फोटोग्राफर अहमदाबाद आए थे। आजादी के आंदोलन की यह महत्वपूर्ण घटना वॉइस ऑफ अमेरिका के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत की गई कि आज भी उस समय के दृश्य, उसकी गंभीरता और जोश का प्रभाव देखा जा सकता है। अहमदाबाद में एकजुट हुए लोगों में यह भय व्याप्त था कि 11-12 की दरमियानी रात में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी जी की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ लोगों के बीच गांधी जी ने रात बिताई और सुबह 4 बजे उठकर सामान्य दिन की भांति दिनचर्या पूर्ण कर प्रार्थना के लिए चल पड़े। भारी भीड़ के बीच पंडित खरे जी ने यह गीत गाया। आंदोलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी कराड़ी की झोपड़ी में ही रहने लगे। कराड़ी में आम के पेड़ के नीचे खजूर के पत्तों से बनी झोपड़ी को अपना ठिकाना बनाया। वे यहाँ लंबे समय तक रहे। वे लगभग 20 दिनों तक यहाँ रहे थे। सत्याग्रह पर निकलने से पहले गांधी जी ने प्रण लिया था कि वे देश को आजाद कराए बिना साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे। इसके बाद उन्होंने आंदोलन का विस्तार करते हुए कराड़ी से धरासाना कूच करने का ऐलान किया। धरासाना में नमक का कारखाना लूटने की घोषणा की। इससे अंग्रेज सरकार सख्ते में आ गई थी और 4 मई की आधी रात को कराड़ी की झोपड़ी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आज के इतिहास में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पोप ग्रिगरी प्रथम के बारे में, जो ईसाई धर्म के सर्वोपरि नेता चुने जाने के पहले रोमन सेनेटर से सम्मानित किए गए थे और आज के ही दिन 12 मार्च 604 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे पोप ग्रिगरी प्रथम। पोप ग्रिगरी प्रथम को ईसाई धर्म का सर्वोपरि नेता चुने जाने से पहले रोमन सेनेटर को सम्मान प्राप्त था।
और पोप ग्रिगरी प्रथम का आज ही के दिन 12 मार्च 604 ईस्वी में निधन हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने अवश्य ही यश और ख्याति अर्जित की होती, लेकिन इन्होंने राजनीति को छोड़कर धर्म के क्षेत्र में आना श्रेयस्कर समझा। सन 590 में ये पोप चुने गए थे। ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार में पोप ग्रिगरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड से रोमन जाति के हट जाने के बाद वहां ईसाई धर्म का लोप होने लगा था। नई अंग्रेज जाति जर्मनी से आकर बसने लगी थी, जो कई देवी देवताओं की पूजा करती थी। इसने आते ही इंग्लैंड के ईसाई धर्म को नष्ट कर दिया। कहते हैं एक बार पोप ग्रिगरी ने कुछ अंग्रेज बालकों का रोम के बाजार में दास के रूप में बिकते देखा। इन बालकों की सुंदरता से ये अत्यधिक प्रभावित हुए और निश्चय किया कि ब्रिटिश द्वीप में जहां रोमन काल में ईसाई धर्म के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, फिर से इस धर्म का प्रचार किया जाए। धर्म प्रचार के उद्देश्य से इन्होंने अगस्टाइन नामक एक प्रसिद्ध पादरी को इंग्लैंड भेजा, जिसने केंट के राजा एथलबर्ट के दरबार में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया। एथलबर्ट ने फ्रांस की एक ईसाई राजकुमारी से शादी की थी, अतः उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अगस्टाइन को कैंटरबरी में गिरजाघर बनाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार पोप ग्रिगरी ने ईसाई धर्म के सर्वोच्च नेता के रूप में बड़े ऊंचे दर्जे की प्रशासनिक प्रतिभा का परिचय दिया था। चाहे धर्म संबंधी इन्होंने सबका प्रबंध बातों हो या चर्च की संपत्ति की व्यवस्था संबंधी, इन्होंने सबका प्रबंध पटुता से किया। छोटी से छोटी बातों की ओर भी इन्होंने व्यक्तिगत ध्यान दिया और पूरे ईसाई जगत की प्रशासनिक आवश्यकताओं से परिचित रहने की चेष्टा की। इनके पत्रों से इनकी व्यावहारिक बुद्धि और प्रशासनिक योग्यता का यथेष्ट आभास मिलता है। पोप ग्रिगरी ने धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा तथा धर्म संबंधी बातों की वार्तालाप के रूप में विवेचना भी की। लैटिन भाषा की इन रचनाओं में इन्होंने गूढ़ विषयों के निरूपण के लिए अधिकांशतः रूपक शैली का प्रयोग किया है। शब्द दो अर्थ रखते हैं, एक तो ऊपरी जो स्पष्ट होता है और दूसरा लक्षणिक, जिसमें धर्म संबंधी गूढ़ विचार भी सरलता से समझ में आ जाते हैं। पोप ग्रिगरी ने ईसाई धर्म से पहले की कथाओं की जगह ईसाई संतों की कहानियों का प्रचार करवाया। इन्होंने जो कुछ भी लिखा धर्म के व्यापक प्रचार की भावना से लिखा। इनका ध्यान विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति पर था, न कि शैली पर, लेकिन फिर भी इनकी भाषा में सौंदर्य और प्रभाव है। तो अभी हमने आपको बताया पोप ग्रिगरी प्रथम के बारे में। ऐसी हर रोज की ऐतिहासिक जानकारी को पहुंचाते रहेंगे हम आप तक। तब तक के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।